चलो start. Hello everyone. Today's topic is CDK4/6 inhibitors. So we mainly use CDK4/6 inhibitors in CA breast, the patients who are ER positive, HER2 negative, right? So let's suppose this is a cell, this is cytoplasm, and this is nucleus. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे HER2, EGFR, और यहाँ से सिग्नल्स न्यूक्लियस को जाते हैं फॉर द DNA प्रोलिफरेशन, रेप्लिकेशन, ऑल दिस थिंग्स. तो ये एक नॉर्मल सेल साइकिल की ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ से काम करते हैं. ठीक है, ये नॉर्मल सेल है. ट्यूमर सेल भी ऐसे ही बिहेव करेगी, बस ये होगा कि ये जो पाथवेज हैं, इनके अंदर जो चेक पॉइंट्स हैं, वो ट्यूमर उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा. या फिर दूसरी सेंस में कहें कि ये पाथवेज ओवर एक्टिवेट हो गए हैं, जिस वजह से अनकंडीशनल ग्रोथ चली हुई है. राइट? इस पाथवे के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, इस साइट पे CDK4/6 इनिबिटर्स अपना काम करते हैं. पहले तो हमें यह पता लग गया कि CDK4/6 इनिबिटर्स कहां काम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे HER2 एंटी HER2 ड्रग्स यहां पे काम कर रही हैं. यहां PIK3 है, एल्पेलिसिब यहां पे काम कर रही है. यहां पे राफ, ठीक है, इस टाइप के जो ड्रग्स हैं वो यहां पे काम कर रही हैं. तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग ड्रग्स काम कर रही हैं. CDK4/6 यहाँ पे काम कर रहा है. जब ऊपर से सिग्नल आता है ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे सेल साइकिल होती है, जिसके फेजेस मोस्टली लोगों को पता ही हैं, G1S, G2, M फेज. ये नॉर्मल सेल साइकिल होती है. इसमें जो G1 से S फेज है, क्योंकि S मीन्स सिंथेसिस, M फॉर माइटोसिस, ये बेसिक 11-12 वाली नॉलेज है. तो जो डीएनए ने सिंथेसिस करना है आगे, वो S1 से G1 से सिग्नल जाएगा और S में सिंथेसिस होगा. इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट, यहां पर साइक्लिन D1, CDK4 एंड 6, ये कुछ साइक्लिन है CDK4 एंड 6 जो इसको रेगुलेट करते हैं. ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं CDK4/6 से इसको इनिबिट कर दूं, तो ये फेज इनिबिट हो जाएगा और डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी. एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया कि माइक्रो लेवल पर जाकर CDK4/6 कहां पे ग्रोथ को इनिबिट कर रहा है. अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं. जब ऊपर से सिग्नल आता है, तो साइक्लिन D1 CDK4 एंड 6 के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है. ये कॉम्प्लेक्स RB जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन को इनएक्टिवेट कर देता है. RB जीन इज ए प्रोटो-ऑन्कोजीन. ठीक है, अब इसको इनएक्टिवेट करना पड़ता है. इनएक्टिवेट करने के बाद आपकी डीएनए आगे सिंथेसाइज होगा, मल्टीप्लाई होगा. ये एक नॉर्मल वो है. अब इसमें अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं देखूं, सबसे पहले एक वर्ड आता है साइक्लिन D1, एक आता है CDK4/6. जब हम किसी पेशेंट को एरोमेटेज इनिबिटर देते हैं, तो वो साइक्लिन D1 को इनिबिट करते हैं. जब हम किसी पेशेंट को CDK4/6 इनिबिटर देंगे, तो वो CDK4/6 को इनिबिट करेगा. That's why they are both combined together and given together. क्योंकि एक ही पाथवे पे काम कर रहे हैं, दोनों को इनिबिट कर देंगे. ठीक है, ये तो मैकेनिज्म समझ आ गया क्यों हम इन दोनों मेडिसिन को एक साथ देते हैं. ठीक है, दूसरा ये समझ आ गया कि क्यों हम सिर्फ ER पॉजिटिव में देते हैं. ER पॉजिटिव में क्या होता है कि जो ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, वो इस पाथवे के थ्रू ग्रोथ करते हैं ट्यूमर सेल्स. ट्रिपल नेगेटिव में ये पाथवे नहीं एक्टिवेट होता. दैट्स वाई ट्रिपल नेगेटिव में हम CDK4/6 इनिबिटर्स नहीं यूज करते,
ER पॉजिटिव में हम यूज करते हैं। राइट, ये तो अब बेसिक मैकेनिज्म हो गया इसका। वो देना टिश्यू, उसके साथ भी चलता है टेमोक्सी के साथ भी। हाँ हाँ, मतलब इन द सेंस ये हार्मोनल थेरेपी आप लिख सकते हो ना इसको, कि हार्मोनल थेरेपी जो है वो इधर काम करती है। राइट, CDK4 इनहिबिटर्स फर्स्ट लाइन उसमें आ गया है क्या? ये हमेशा मेटास्टैटिक सेटिंग्स में देना है एडजुवेंट में देना है? नहीं अभी बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ देते हैं। अब ये तो था मैं इसका CDK4/6 इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो अभी तक हमें समझ आया। अब CDK4/6 का हम बताते हैं CA ब्रेस्ट में इंडिकेशंस। यूजुअली CDK4/6 इनहिबिटर्स हमने देखा मेटास्टैटिक सेटिंग में दिए जाते हैं, क्योंकि जहां आपका हार्मोनल थेरेपी फेल हो जाती है यूजुअली तब आप देते हो, जैसे जो शुरुआत हुई। बट अब क्या है कि मेटास्टैटिक सेटिंग में हम अपफ्रंट फर्स्ट लाइन में CDK4/6 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी बेनिफिट है। सेकंड लाइन में यूज कर सकते हैं, उसमें भी बेनिफिट है। तो कौन कौन से ट्रायल्स थे, उन्होंने क्या क्या बताया? लेट्स सपोज आपके सभी मेटास्टैटिक सेटिंग्स में ही देना है। अभी वही तो बताऊंगा ना, मेटास्टैटिक में भी है, एडजुवेंट में भी है। ठीक है, कि आपने पूरा ट्रीट कर दिया, पेशेंट को सर्जरी कर दी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर वालों को और तब आपने दिया, वो भी इंडिकेशंस हैं। बट स्टार्ट करेंगे हम मेटास्टैटिक, क्योंकि इनका ज़्यादा मेन रोल है वहाँ पर। तो मेटास्टैटिक सेटिंग में हम फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन में हमने 3 ड्रग्स हैं हमारे पास, पैल्बोसिक्लिब, राइबोसिक्लिब, एबिमासिक्लिब। ये 3 ड्रग्स दी फर्स्ट लाइन में। ट्रायल्स के नाम थे पैलोमा, मोनालिसा, मोनार्क 223। ये कोड बना दिया है 223, ये ट्रायल्स थे। ठीक है, इन ट्रायल्स के कुछ रिजल्ट्स आए हमारे पास कि ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट क्या था, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल में क्या बेनिफिट था, ओवरऑल सर्वाइवल में क्या बेनिफिट था। मेनली हम इन्हीं टर्म्स में बात करते हैं किसी भी मेडिसिन के रिगार्डिंग। पैल्बोक, अब इसमें मैं एक बेसिक चीज बता देता हूं, कुछ भी रटना नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी हम हार्मोनल थेरेपी मेटास्टैटिक सेटिंग में देते हैं अलोन, चाहे वो AI हो, चाहे वो टेमोक्सिफिन हो, चाहे वो फल्विस्टेंट हो, यूजुअली यू अचीव 40% रिस्पॉन्स रेट ओवर बेसिकली। जब भी आप ये CDK4/6 ऐड कर देते हो तो ये रिस्पॉन्स रेट बढ़ के 50 to 60% हो जाता है। राइट, तो आपने क्या देखा, ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट में रफली 10 to 20% का इंक्रीज, बस। ठीक है, फिर प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल पे आ जाओ। प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल यूजुअली जब आप सिर्फ हार्मोनल थेरेपी दे रहे हो तो किसी पेशेंट, मेटास्टैटिक पेशेंट की डिजीज 15 मंथ्स तक स्टेबल रह सकती है। और जब आप CDK4/6 ऐड कर देते हो तो उसको 9 मंथ्स का मोर बेनिफिट मिल जाता है, तो हो सकता है वो 24 मंथ्स तक स्टेबल रहे। तो ये सभी के लिए लगभग ऑल एवरेज वैलिड है। ठीक है, मोर लेस सिमिलर रिजल्ट है। OS बेनिफिट पैल्बो का नहीं मिला, राइबो का मिला, एबिमा का मिला। ठीक है, राइबो हो चाहे एबिमा हो, 13 to 14 मंथ्स का OS बेनिफिट मिला। जब हम किसी पेशेंट, मेटास्टैटिक डिजीज वाले पेशेंट को सिर्फ हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो उसका जो रफली सर्वाइवल होता है, मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल, वो 4 इयर्स का होता है। ठीक है, वो बढ़ के मोर देन 5 इयर्स हो जाता है जब हम CDK4/6 ऐड कर देते हैं। तो क्लियरली आपको पता लग गया कि कितना OS बेनिफिट है, क्लियरली आपको ये पता लग गया कि
कितना प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बेनिफिट है और कितना रिस्पॉन्स रेट में डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें खास बात, जो राइबोसिक्लिब का ओएस बेनिफिट है वो है आपका, उसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली इकलौती राइबोसिक्लिब एक ऐसी मेडिसिन है जिसका ओवरऑल सर्वाइवल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, सिर्फ राइबो में है, अदरवाइज किसी में नहीं है। अब बारी आती है सेकंड लाइन की। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, ऑब्वियसली आप उससे पहले मेडिसिन पे शुरू करोगे, लाइक ओरल मेडिसिन, लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल, टेमोक्सिफिन, और साथ में CDK4/6 ऐड कर दोगे, राइट। सेकंड लाइन में आप क्या करोगे, पेशेंट की डिजीज बढ़ रही है, आप AI वो सब हटा के आप फल्विस्टैंड पे डाल दोगे पेशेंट को। इन ट्रायल्स ने भी सेम किया, सारे ट्रायल्स ने पेल्बो, राइबो, एबीमा को प्लस कर दिया फल्विस्टैंड के साथ और सेकंड लाइन बना दिया उसको। ट्रायल्स भी सेम रहे, पैलोमा, मोनालिसा, मोनार्क, नंबर बदल गए 332, 223, 332, ये ट्रायल के नाम है, याद करना ऐसे इजी है कि फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, सेकंड लाइन में क्या हुआ। और ऐसे ही कुछ मिलते जुलते से रिजल्ट्स इधर भी हैं। ज़्यादा मैं रिजल्ट की बात इसमें सेकंड उसमें नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा ही बेनिफिट मिला। रिस्पॉन्स रेट हो सकता है 10 का 20% हो गया, PFS बेनिफिट भी मिला, कुछ कुछ OS बेनिफिट भी मिला। ऑब्वियसली पेल्बो में नहीं मिला, राइबो और एबीमा में मिला, राइबो में डेफिनेटली मिला, एबीमा में मैच्योर हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। मोर और लेस आपको फर्स्ट लाइन में एक बार डाटा पता लग गया, आप यही यहाँ चिपका दो, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मोर और लेस यही बेनिफिट है। तो मेटास्टैटिक सेटिंग हमने कवर कर ली। अब जो CDK4/6 इनहिबिटर्स का रोल है वो बढ़ता जा रहा है। पहले मेटास्टैटिक सेटिंग कवर की, अब आ रहा है ये एडजुवेंट सेटिंग में। एडजुवेंट सेटिंग का मतलब क्या है कि यूजुअली हम बोलते हैं जब ल्यूमिनल सब टाइप हो CA ब्रेस्ट का तो एक अच्छा प्रोग्नोसिस है। वो क्यों है? क्योंकि लोकल रिकरेंस कम है एज कंपेयर टू ट्रिपल नेगेटिव या HER2 पॉजिटिव। बट क्या कोई ऐसी कैटेगरीज हैं ER पॉजिटिव की जो हाई रिस्क हैं फॉर रिकरेंस? ऐसी कैटेगरीज को हम पकड़ें और उन कैटेगरीज में हम एडजुवेंट CDK4/6 दे दें ताकि वो लोकल रिकरेंस और कम हो जाए। तो ऐसी ही कैटेगरीज को पकड़ के अलग अलग ट्रायल्स बनाए गए। पेल्बोसिक्लिब दी गई, राइबो दी गई, एबीमा दी गई। पेल्बो के ट्रायल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कहीं भी कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिला एडजुवेंट सेटिंग में, तो इसलिए पेल्बो पे ज़्यादा कुछ बेनिफिट है नहीं पढ़ के भी। राइबो पे ट्रायल हुआ, मतलब पहले मैं एबीमा का बता देता हूँ, बस ट्रायल का नाम बता रहा हूँ। राइबो का ट्रायल था नेटेले, ठीक है। एबीमा में पहले ट्रायल आया था मोनार्क ई, वो सारे नंबर वाले ट्रायल थे, यहाँ पे मोनार्क ई हो गया। सबसे पहले एबीमा आई थी एडजुवेंट में जिसने बेनिफिट शो किया था एडजुवेंट सेटिंग में, लेकिन क्या सब में नहीं, सब में नहीं, नोड पॉजिटिव हाई रिस्क पेशेंट्स में एक सब कैटेगरी मोनार्क ई ने यूज की। कौन कौन सी? आप क्लिनिकली जाओ, N1 पेशेंट हो, N1 मतलब 1 to 4 एक्सिलरी लिम्फ नोड बोलते हैं, इतने होते हैं, और 5 to 9 N2, क्या ब्रेस्ट को इंटर 1 to 3 नहीं है? 1 to 3 और 4 to 9 एंड मोर देन 4 to 9, हाँ मोर देन। हाँ, तो बट इन्होंने 1 to 4 एक्सिलरी लिम्फ नोड लिए पहले। ओके, अगर 1 to 4 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं और ट्यूमर साइज भी 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है, या फिर
सीधा N2 N3 है, मतलब लिम्फ नोड्स कम, नंबर कम है, तो आपको ट्यूमर साइज भी देखना है। अगर आपका सीधा N2 N3 है तो आपको ट्यूमर साइज का ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, और ग्रेड 3 भी डिजीज हो, अगर लेट सपोज किसी का ग्रेड 3 आ गया, लेट सपोज T1 में भी ग्रेड 3 आ गया, तो ये 3 कैटेगरीज आपकी हाई रिस्क है ER पॉजिटिव वाली। अब आपको मेन क्वेश्चन तो यही होगा ना, किस पेशेंट को मैं एडजुवेंट में अबीमा दूं? सबसे मेन क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये है, तो ये इस टाइप के पेशेंट को आप दे सकते हो, ठीक है। और इस टाइप के पेशेंट में IDFS बेनिफिट मिला। फिर आपको ये पता होना चाहिए मैं दे तो रहा हूं, मैं क्यों दे रहा हूं, फायदा क्या है। इन्वेजिव डिजीज फ्री सर्वाइवल बेनिफिट मिला 7% का, बस इतना याद रख लो बस, क्योंकि अब ये डाटा आ रहे हैं अबीमा के, तो ये सब बेनिफिट मिला इसमें। फिर आया इसके बाद राइबो को भी ट्राई किया गया नेटेली ट्रायल में। राइबो ने मोटा मोटा बोला कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे तो बस ये है कि स्टेज 2 और 3 ब्रेस्ट हो, बस मुझे कोई मतलब नहीं है फालतू चीज़ों से, क्या हाई रिस्क क्या नहीं, सब स्टेज 2 और 3 में कवर्ड है, आप चाहे स्टेजिंग खोल के देख लो। N2 N3 होते स्टेज 3 हो जाता है आपका, है ना। T3 होते ही स्टेज 2 तो मिनिमम, हाँ, अगर T3 भी होगा तो भी 2 आ जाएगा। तो इसने बोला ब्रॉडली स्टेज 2-3 हो, मैं राइबोसिक्लिब दूंगा, और इसमें भी बेनिफिट मिला। तो ये दोनों अप्रूव्ड हैं फॉर एडजुवेंट सेटिंग नाउ। तो आपको इंडिकेशंस पता लग गई हैं CDK4/6 कहाँ देना है, मुझे एडजुवेंट में देना है, मुझे मेटास्टैटिक में देना है, कितने % बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो पता लग गया, राइट। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर कर लिया, हमने इंडिकेशंस कवर कर ली, और राइबो भी IDFS ही बेनिफिट दे रहा है। हाँ तो वही दे सकता है ना, और क्या बेनिफिट देगा, डिजीज तो है नहीं, बस रिकरेंस ना हो, रिकरेंस के लिए डिजीज फ्री सर्वाइवल, इसमें PFS भी नहीं हो सकता क्योंकि डिजीज ही नहीं है, OS तो चल ही रहा है, डिजीज नहीं आनी चाहिए। तो आपकी इंडिकेशंस कवर हो गई हैं, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर कर लिया, हमने इंडिकेशंस कवर कर ली, लेट्स कवर डोजेस, कितनी कितनी डोज में देना है। जो पेल्बो है वो हम 125 mg OD देते हैं फॉर 3 वीक्स फॉलोड बाय 1 वीक गैप, ठीक है। और जो राइबो है वो हम देते हैं 600 mg OD कॉन्टिन्यूसली लेट्स सपोज 4 वीक्स के लिए, और जो एबीमा है वो हम देते हैं 150 mg BD कॉन्टिन्यूसली फॉर 4 वीक्स। सिर्फ पेल्बो में गैप है, वो गैप इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रोपीनिया करता है, टू रिकवर दैट न्यूट्रोपीनिया पेल्बो इज गिवन विद अ गैप हो, ठीक है। ये थी इंडिकेशंस इन मेटास्टैटिक सेटिंग, वो डोजेज इन मेटास्टैटिक सेटिंग्स। अगर एडजुवेंट की बात करूं, पेल्बो देना नहीं, तो ये मेटास्टैटिक सेटिंग्स में कंटिन्यू रहेगा हमेशा, इसे 1 मंथ रखना है, क्या है ये, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग? हाँ, मेटास्टैटिक में तो कुछ होता नहीं ना, तभी तो 4 वीक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 वीक्स के बाद ब्लड टेस्ट करा के फिर कंटिन्यू। कोई लिमिटेशन नहीं है अंटिल अनलेस के पेशेंट नहीं साइड इफेक्ट है ना। नहीं वो तो अलग चीज होगी ना, बट यूजुअली आपको रिजल्ट मिल रहा है तो कंटिन्यू है। एडजुवेंट सेटिंग में पेल्बो की तो कोई डोज नहीं है क्योंकि इंडिकेशन नहीं है, राइबो की डोज कम हो जाती है, 400 mg हम देते हैं OD फॉर 3 वीक्स फॉलोड बाय 1 वीक गैप, और एबीमा की सेम डोज है, जस्ट राइबो की डोज में डिफरेंस है। ओके, तो एडजुवेंट में कब तक? एडजुवेंट में 2 to 3 इयर्स के अराउंड है सारी। कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो मेटास्टैटिक में है। नहीं इसमें ड्यूरेशन है, आई थिंक 2 to 3 इयर्स के लिए ही हैं दोनों, जैसे राइबो शायद 3 इयर्स के लिए है, एबीमा 2 इयर्स के लिए, कुछ ऐसा है इनका, इनमें टाइम लिमिट है। ये तो होगी आपकी डोजेस। नाउ कम टू द साइड इफेक्ट प्रोफाइल, जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे चूज करें वन अबव द अदर, तो आप ऐसे ऐसे चूज करोगे। पहले तो पेशेंट को ये पता हो कि मुझे कितनी गोलियां खानी है दिन में,
पेल्बो की सिंगल डोज आती है 1 गोली, राइबो की 200 mg की गोली आती है दिन में 3 गोली, एबीमा की सुबह और शाम खानी है 1-1 गोली। तो इससे भी डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी बार खानी है। अच्छा। पहली चीज पेशेंट कंप्लायंस, राइट। नेक्स्ट साइड इफेक्ट प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। पेल्बो में बहुत ज्यादा न्यूट्रोपीनिया होता है। आपके हो सकता है कि आप जिसको भी शुरू करो 80 to 90% पेशेंट न्यूट्रोपीनिया में लैंड अप कर जाए। बट खास बात यह है कि पेल्बो का जो न्यूट्रोपीनिया होता है वो फेब्राइल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को बुखार उखार नहीं आता। सीवियर न्यूट्रोपीनिया भी बहुत कम होता है कि 500 ही चले गए, 400 ही चले गए, 1000, 1500, 2000 ऐसे जाएगा एएनसी। राइबो के साइड इफेक्ट की बात करूं तो राइबो में भी न्यूट्रोपीनिया होता है, बट लेट्स सपोज अराउंड 50% पेशेंट्स को न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, कम होता है एज कंपेयर टू पेल्बो। इसके अलावा इसमें एक खतरनाक चीज होती है क्यूटी प्रोलोंगेशन। तो पेशेंट को कोई भी ऐसी कोई कार्डियक उसको इशू नहीं होना चाहिए राइबो शुरू करने से पहले। इसमें दिया गया है कि आपको पेशेंट का ईसीजी कराना है, पहले कराओगे, 2 वीक्स के बाद कराओगे, फिर सेकंड साइकिल में, एवरी साइकिल आप करा भी सकते हो, राइट। मोस्टली पेशेंट तो एट्रिया एपिलेप्सी ये होते हैं, हर सेप्टिक होते हैं, तो फिर थोड़ा रिस्क। हाँ तो वही ठीक है। फिर आते हैं एबीमा पे। एबीमा का सबसे मेन साइड इफेक्ट है डायरिया। रफली हो सकता है आपके 100% पेशेंट डायरिया लेकर आए। तो जैसे पेल्बो वाले हमेशा न्यूट्रोपीनिया लेकर आएंगे, एबीमा वाले डायरिया लेकर आएंगे। देन वही है कि आपको देखना है कि डायरिया किस ग्रेड का है, ग्रेड 3 और 4 है, दिन में 10 बार जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप डोज कम करो या होल्ड करो ग्रेड 3-4 में। तो 1-2 का हो रहा है तो आप डोज कम करके भी देख सकते हो टॉलरेबिलिटी कितनी आ रही है। एक होता है CDK4, एक होता है CDK6। ये दोनों इनहिबिट कर रहे हैं ना ये सारे। CDK6 बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, CDK4 GI की सेल्स में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन की सेल्स में। तो एबीमा CDK4 को ज्यादा इनहिबिट कर देता है, इसलिए डायरिया हो जाता है। पेल्बो CDK6 को ज्यादा इनहिबिट कर देता है, इसलिए बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, राइट। तो हमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल पता लग गई मेन हमें ये पता चल गया डोजेस क्या है। तो अब आप इससे आपको और हेल्प मिलेगी। पेशेंट को अगर डायरिया से प्रॉब्लम है तो राइबो दे दो। राइबो में सबसे ज्यादा ओएस बेनिफिट है, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैं पेशेंट को राइबो दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि डायरिया बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है किसी पेशेंट के लिए। हमेशा डायरिया मोस्टली पेशेंट पेल्बो पर ही चल रहे होते हैं। पेल्बो इसलिए क्योंकि वो जेनरिक हो गई है, चीप है, 3000-5000 रुपए में अवेलेबल है पर मंथ, और ये 1-1 लाख रुपए की हैं पर मंथ। कौन सा राइबो? राइबो रैबीमा। तो कॉस्ट डिफरेंस है। हाँ तो ये आपकी चॉइस बताता है। अगर आपके पास कॉस्ट इशू नहीं है तो सिलेक्ट राइबो फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसका हर सेटिंग में बेनिफिट आ रहा है, तो आप राइबो को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इंडिकेशन हो गई, डोजेज हो गई, साइड इफेक्ट एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स हो गए। आई थिंक ब्रॉडली कवर हो गए।